अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक की जो है सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है जी डेफिनेशन कि सेप्टिक शॉक कहते हैं कि एक ऐसी सीवियर कंडीशन होती है रिजल्ट फ्रॉम अ सिस्टमिक रिस्पॉन्स, जो कि हमारा जिसमें हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं टू इन्फेक्शन ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनी अदर काज के। उसमें हमारी पूरी बॉडी जो है वो मिलकर रिस्पॉन्ड कर रही होती है एक इन्फेक्शन के खिलाफ। अब ये जो इन्फेक्शन है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकता है या फिर किसी भी और काज की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो इस यानी कि आप कह लें कि इस कंडीशन में बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन है वो पीक पे होगा। अब इसमें साइन सिम्टम में क्या होता है कि जब भी स्टूडेंट इन्फेक्शन होता है, एक बात याद रखिएगा कि पेशेंट हमेशा फीवर के साथ प्रेजेंट करेगा। फीवर का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर जो है ना वो इन्फेक्शन चल रहा है। इसमें स्वेटिंग होगी पेशेंट को, हार्ट रेट जो है वो उसका इंक्रीज करेगा। रैपिड जो हार्ट रेट होता है उसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं। ठीक है, रैपिड ब्रीथिंग रेट होगा जिसको हम टेकेपनिया कहते हैं। ठीक है, सांस वो ज़्यादा तेज़ी के साथ लेगा, दिल उसका तेज़ी से धड़केगा। तो नेक्स्ट है जी साइन एंड सिम्टम ऑफ द सेप्टिक शॉक। सबसे पहले क्या रहा है जिसमें फीवर होगा या फिर हाइपोथर्मिया होगा। हाइपोथर्मिया का मतलब ये कि उसको लो ग्रेड का फीवर होगा। फीवर उसको हाई नहीं होगा, यानी उसका नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है 37 होता है। ठीक है, लेकिन इससे बिलो चला जाएगा तो बॉडी टेम्परेचर में भी सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड और लोवर्ड। तो कुछ कंडीशन में जो है वो हाई भी मिल सकता है और कुछ कंडीशन में हमें लो भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है जी हाइपोटेंशन आ जाता है। ठीक है, हाइपोटेंशन में कहता है कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो लो होगा, जो कि एक हेल मार्क है जी सेप्टिक शॉक का, यानी कि बॉडी का प्रेशर जो होगा, ब्लड प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब वो क्यों होगा कि इनएडिक्वेट परफियन ऑफ द ऑर्गन्स के, ऑर्गन्स तक जो है वो परफियन यानी ब्लड की सप्लाई जो है वो इनएडिक्वेट है, यानी जितनी रिक्वायर्ड है वहाँ तक नहीं मिल रही। अब टैकीकार्डिया का मतलब ये कि रैपिड हार्ट रेट। ठीक है, यानी कि 100 बीट्स पर मिनट। नॉर्मली कितना होती है बीट, 72 बीट्स होती है, लेकिन ये कहाँ तक पहुँच जाएंगी, 100 बीट तक पहुँच जाएंगी। एज द बॉडी अटेम्प्ट टू कंपनसेट फॉर डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है, उनके बॉडी का ब्लड प्रेशर क्या हुआ है, डाउन हुआ है, तो बॉडी जो है ना वो कंपनसेट करने की कोशिश करेगी, हार्ट रेट जो है उस कंडीशन में बढ़ेगा। फिर उसके बाद है जी अल्टर्ड मेंटल सिचुएशन, कि ज़हनी कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगी, अल्टर्ड हो जाएगी, बदल जाएगी। पेशेंट कंफ्यूज होगा, डिसोरिएंटेशन होगी, आर लेथर्जिक। लेथर्जी का मतलब क्या है कि थकावट सी होगी, और डिसोरिएंटेशन का मतलब ये है कि पेशेंट जो है वो हमें फील होगा कि ये नॉर्मल नहीं है, कुछ ना कुछ जो है ना मेंटली तौर पे वो स्टेबल हमें नहीं नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद है जी रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में ये होगा जी, इसको रैपिड ब्रीथिंग होगी या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। शॉर्टनिंग यानी सांस लेने में तंगी होगी, या फिर वो बहुत तेज़ी से सांस लेगा। स्किन चेंजेस की अगर बात करें तो इसमें वार्म होगी बॉडी, गर्म होगी। ठीक है, फ्लश स्किन आर कूल, या जो उसकी स्किन है या तो वार्म मतलब जब हाइपरथर्मिया में जाएगा, और हाइपोथर्मिया के अंदर जो है ना वो बहुत ठंडी हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। कामी स्किन होगी। ठीक है, कामी स्किन का भी मतलब ये कूल होगी, ठंडी स्किन होगी। उसके बाद आ जाता है जी पटिकिया आ जाता है। पटिकिया जो है ये हमारे पास स्मॉल पर्पल या फिर रेड कलर के स्पॉट होते हैं जो कि बॉडी के ऊपर बन जाते हैं। उसके बाद ओलिगोयूरिया आ जाता है। ओलिगोयूरिया का मतलब ये है कि और यूरिन की आउटपुट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे देखते हैं तो क्या सिस्टम आएंगे, यानी हमारी डाइजेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, तो उसमें नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया होगा पेशेंट को। उसके बाद है जी ट्रीटमेंट ऑफ सेप्टिक शॉक। तो इसमें हमने क्या करना है, तो नेक्स्ट है जी ट्रीटमेंट ऑफ सेप्टिक शॉक, जिसमें है जी एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं। ठीक है, एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स का मतलब ये कि इसके अंदर हम पेशेंट को, क्योंकि इन्फेक्शन है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है, टू टारगेट द सस्पेक्ट आर आइडेंटिफाइड इन्फेक्शियस एजेंट, यानी कि जो हमें टेस्ट के थ्रू जब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से जो है ये इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो फिर उस लिहाज से हमने उसको किल करने के लिए जो है एंटीबायोटिक देनी है। तो कहते हैं कि एंटीबायोटिक जो है मे बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन द कल्चर रिजल्ट, के कल्चर रिजल्ट जो है जो टेस्ट करवाया, ठीक है, उसकी बुनियाद पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन कौन सी देनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी फ्लूइड रिससिटेशन। तो इसमें है जी हम आईवी फ्लूइड भी देंगे ताकि जो ब्लड का वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर जो है वो इंप्रूव हो सके। वैसोप्रेसर देंगे। वैसोप्रेसर का मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर डाउन है पेशेंट का, तो उसको हम लोगों ने बढ़ाना है। तो जैसे नोरेपिनेफ्रीन है वो दे देंगे, जो कि क्या करेगी, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगी, नैरो कर देगी। ठीक है, कंस्ट्रिक्ट का मतलब क्या, नैरो कर देगी, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर इंक्रीज करेगा। और फ्लूइड रिससिटेशन एलोन इज इनसफिशिएंट, कि अगर आप खाली फ्लूइड रिससिटेशन करेंगे ना, पेशेंट को खाली फ्लूइड देंगे तो इतनी बेनिफिशियल नहीं होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए वैसोप्रेसर भी देने पड़ेंगे।
उसके बाद है जी सोर्स कंट्रोल। सोर्स कंट्रोल का मतलब ये कि इन्फेक्शन जिस वजह से हो रहा है, ठीक है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है और उसको कंट्रोल करना है सोर्स को, कि दोबारा जो है वो इन्फेक्शन का अटैक ना हो। दिस में इन्वॉल्व ड्रेनेज ऑफ एप्सिस, ठीक है, इसमें जो है करने का काम ये होगा कि एप्सिस को आपने ड्रेन करना है, ठीक है। ज़्यादातर मतलब बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर एप्सिस बन जाती है, यानी पस फॉर्मेशन अगर कहीं पे है, ठीक है, तो उसको आपने क्लियर करना है, ठीक है। रिमूवल ऑफ द इन्फेक्टेड टिश्यूज़, जो अगर कहीं पे बॉडी पे इन्फेक्टेड टिश्यूज़ हैं उनको आपने रिमूव करना है, ठीक है, या फिर अदर प्रोसीजर्स कैरी आउट करके हम लोगों ने जो है ना इन्फेक्शन से पेशेंट को बचाना है, ठीक है, जो कि वजह बन रहा था ये सारी चीज़ों की। इसके बाद आ जाता है जी वेंटिलेटरी सपोर्ट आ जाता है, ठीक है। वेंटिलेशन में हम लोगों ने इसको मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है, इसके रेस्पिरेटरी फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए। एंड इन केस ऑफ सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अगर मतलब इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो गया और पेशेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करना छोड़ गया, तो उस कंडीशन में आपने वेंटिलेशन पे पेशेंट को डाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी आइनोट्रोपिक एजेंट। तो आइनोट्रोपिक एजेंट जैसे है हमारे पास डू ब्यूटामीन आ जाता है, ठीक है, वो हम देंगे जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट जो है, कार्डिक फंक्शन जो है वो बेहतर होंगे, यानी हार्ट का जो फंक्शन है वो बेहतर होगा। कार्टिकोस्टीराइड है तो कार्टिकोस्टीराइड भी इसमें देने बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि कार्टिकोस्टीराइड का काम क्या होता है कि बॉडी के अंदर कहीं पे भी अगर इन्फ्लामेशन चल रही है तो वो उसको डाउन कर देगी। अब इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन होने का भी चांस होता है, ठीक है, तो ये कार्टिकोस्टीराइड देंगे तो ये इन्फ्लामेशन को और पेन को खत्म करेगी। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, ठीक है, फिर आपने वाइटल साइंस जो है ना स्टूडेंट उनको मॉनिटर करना है, यूरिन आउटपुट को देखना है, लेबोरेटरी वैल्यूज टू असेस द रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट, कि बार बार आपने टेस्ट भी करवा के देखना, कल्चर करवा के देखना कि बैक्टीरियल ग्रोथ है या नहीं, या खत्म हो गई है। यूरिन आउटपुट को चेक करना और वाइटल साइंस आपने, यानी कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, टेम्परेचर, ठीक है, पल्स रेट वगैरह आपने देखने हैं। उसके बाद स्पोर्टिव केयर आ जाता है। स्पोर्टिव केयर का मतलब ये आता है कि इसके अंदर आपने जो है ना वो जैसे पेशेंट को अगर ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो आपने जो है ना मेंटेन रखनी है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है उसको भी आपने चेक करना है और फिर उसको प्रोवाइड करनी है न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक है। न्यूट्रिशन के लिए भी कुछ ना कुछ आपने उसको जो है ना देते रहना है। उसके बाद आ जाता है जी आईसीयू केयर। आईसीयू केयर का मतलब ये कि जो है सेप्टिक शॉक ऑफन रिक्वायर इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि अगर ये सेप्टिक शॉक बहुत सीवियर हो जाए तो उस कंडीशन में फिर पेशेंट को जो है वो आईसीयू में रखा जाता है, ठीक है। आईसीयू में इसकी मैनेजमेंट की जाती है विद क्लोज मॉनिटरिंग एंड एग्रेसिव इंटरवेंशन, ठीक है, कि बहुत जो है क्लोज मॉनिटरिंग, यानी कि ऑब्जर्वेशन में जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं वो अपनी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और वक्त पर जो है ना सारी चीज़ें पेशेंट को टाइमली डिलीवर की जाती हैं, पहुंचाई जाती हैं, ट्रीटमेंट वगैरह, वाइटल साइंस वगैरह सब चीज़ों को मॉनिटर रखा जाता है, ठीक है। कहते हैं कि इसकी जो मैनेजमेंट है एक कम्प्लेक्स यानी एक पेचीदा काम है, ठीक है, रिक्वायर अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो इसके अंदर भी मल्टी जो है ना ट्रीटमेंट हमें देना पड़ता है पेशेंट को, तो ये इस वजह से जो है ना इसको आईसीयू में रख के फिर ट्रीट किया जाता है। टाइमली रिकग्नाइजेशन एंड इनिशिएशन ऑफ द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आर क्रूशियल टू इम्प्रूव द आउटकम्स। तो बीमारी को अगर टाइम से ही रिकग्नाइज कर लें, उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए तो हम बेहतर आउटकम्स जो है ना वो ले सकते हैं। ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज में भी वेरी बेस्ड ऑन दी अंडरलाइंग काज ऑफ इन्फेक्शन एंड इंडिविजुअल पेशेंट फैक्टर। तो कहते हैं कि जो ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजीज़ हैं, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उसमें पेशेंट को काफ़ी कुछ देना पड़ रहा है, तो वो सम टाइम जो है थोड़ी बहुत बीच में से वेरी कर देती है, जैसे एंटीबायोटिक है, ठीक है, या फिर जो फ्लूइड रिससिटेशन वगैरह है, तो वो पेशेंट की कंडीशन भी हमने देखनी है कि पेशेंट के साथ कोई और इशू तो नहीं है, कोई और डिजीज़ के साथ तो नहीं सफ़र कर रहा है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को देखते हुए जो है ना इन्फेक्शन को और पेशेंट की कंडीशन को हम लोगों को ट्रीटमेंट बाजू का थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। आगे आ जाता है जी न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक की सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो कहता है कि इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक रिजल्ट फ्रॉम अ लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जो कि आप कह लें कि इस कंडीशन में जैसे कि कोई भी बॉडी के अंदर जो है कंडीशन डेवलप होती है जिसमें जो है ना इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कि आ जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है हमारा कि इमरजेंसी कंडीशन में जो है ना हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई डेंजर वाली कंडीशन हो जाती है, कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है, उस कंडीशन में आप देखते हैं कि हमारा हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, स्वेटिंग होती है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम होते हैं जो इसमें जो है ना हमारा सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है और हमें जो है ना उस कंडीशन से डील करने का जो है ना वो तरीका बताता है। तो अब ये जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, इसी का जो है ना सिंपैथेटिक टून जो है, यानी कि इसकी जो काम करने की एबिलिटी है, ठीक है, वो क्या होती है, लॉस हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब यही है कि जो हमारी वेसल्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वैसोडाइलेट हो जाती हैं। वैसोडाइलेशन में जाके वो क्या होती हैं कि उस शॉक की वजह से जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। अब साइंस में बात करते हैं, उसमें जो है पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्या होगा, हाइपरटेंशन होगी, ठीक है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। अब सिंपैथेटिक टून क्योंकि लॉस हो गई है नॉर्मली, तो इसमें ब्लड के
ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, ये डाउन हो गया। ठीक है, तो लो ब्लड प्रेशर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यू टू द वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन की वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर लॉस हो जाता है, लो हो जाता है। ब्रेडिकार्डिया जाता है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब ये कि हार्ट रेट इसमें स्लो होगा, ऑफन इन रिस्पॉन्स इन दी लॉस ऑफ द सिंपैथेटिक टोन। तो बेसिकली स्टूडेंट की जो सारे सिम्टम आ रहे होते हैं ना, ठीक है, होता रियल कंडीशन में जब नॉर्मल पेशेंट होता है तो इसके अपोजिटली होता है। ठीक है, कि हार्ट रेट अभी यहाँ पे स्लो हुआ हुआ है, लेकिन जब कंडीशन होती है सिंपैथेटिक टोन एक्टिवेट होती है तो उस कंडीशन में हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। वार्म एंड ड्राई स्किन, ठीक है, स्किन में फील वार्म एंड ड्राई ड्यू टू पेरिफेरल वैसोडाइलेशन। तो पेरिफेरल वेजिटेशन का मतलब ये है कि हमारी जो पेरिफेरीज है, जैसे हमारे हाथ हैं, पाँव हैं, ठीक है, इनके अंदर जो वेन्स हैं वो क्या हो गई हैं, वेसल्स हैं वो क्या हो गई हैं, डायलेट कर गई हैं, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाएंगी और ड्राई हो जाएंगी। लॉस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन, इम्पेयर्ड एबिलिटी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर लीडिंग टू हाइपोथर्मिया। तो कहता है कि इसमें अब क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो है हमारा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ होगा, ठीक है, तो जो बॉडी की नॉर्मल एबिलिटी है कि टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, तो वो इम्पेयर्ड हो जाएगी और पेशेंट हाइपोथर्मिया में चला जाएगा, यानी उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी ऑल्टर्ड मेंटल सिचुएशन। ठीक है, मेंटल कंडीशन भी क्या हो जाएगी, पेशेंट की चेंज हो जाएगी, पेशेंट कंफ्यूज होगा, डिजीनेस यानी गनूदगी में जाएगा, फेंटिंग या फिर मदहोशी जो है वो अकर हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है जी ब्लैडर डिसफंक्शन, लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल और यूरिनरी रिटेंशन, यानी कि पेशेंट का जो है वो अपने ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है, और यूरिनरी या फिर रिटेंशन हो सकती है, या तो वो मतलब यूरिन जो है वो पास ही नहीं कर सकेगा, या फिर वो जो है ना अनकॉन्शियसली उसको पास कर देगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम की बात करते हैं तो इसमें नाउजिया होगा, वॉमिटिंग होगी और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, यानी उसको एब्डोमिन के अंदर अपने पेट में जो है डिस्कम्फर्ट सा महसूस होगा। रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में रिस्पिरेटरी रेट जो है वो या तो नॉर्मल होगा या फिर स्लाइटली एलिवेट कर जाएगा, बढ़ जाएगा थोड़ा सा। अब इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में स्टूडेंट किया है कि जी मेंटेन स्पाइनल इमोबिलाइजेशन, ठीक है, न्यूरोजेनिक शॉक के केस में आपने क्या करना है कि पेशेंट की जो स्पाइनल एरिया है, ठीक है, उसको आपने इमोबिलाइज कर देना है, ठीक है, यानी उसके अंदर आपने कोई भी मूवमेंट नहीं लानी, ठीक है। इफ अ न्यूरोजेनिक शॉक अब अकर है या हुआ है न्यूरोजेनिक शॉक स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की वजह से, ठीक है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम अफेक्ट हुआ है, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो, ठीक है, तो फिर आपने इस तरह के पेशेंट को क्या करना है, इमोबिलाइज कर देना है, इसको इस तरह के पेशेंट को हरकत नहीं देनी है आपने, ठीक है। मेंटेनिंग स्पेशल स्पाइनल इमोबिलाइजेशन इज क्रूशियल टू प्रिवेंट द फर्दर डैमेज। इस तरह से करने से ये होगा कि पेशेंट का मजीद डैमेज नहीं होगा, ठीक है। पोजिशनिंग आ जाता है, पोजिशनिंग में यह है कि आपने उसकी एलिवेट द लेग्स टू इम्प्रूव द वीनस रिटर्न, कि आपने उसकी लेग को ऊपर कर देना है, टांगे ऊपर को उठा देनी है, जिससे क्या होगा कि हार्ट की तरफ जो है वो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जो कि असिस्ट करेगा ब्लड प्रेशर की मेंटेनेंस में। उसके बाद आ जाता है फ्लूइड रिससिटेशन। इसमें आईवी फ्लूइड भी पेशेंट को दिया जाता है ताकि ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल में आए। हाउ एवर केयरफुल मॉनिटरिंग इज एसेंशियल टू अवॉइड द फ्लूइड ओवरलोड। लेकिन कहते हैं कि जो फ्लूइड भी आपने लगाना है पेशेंट को, वो भी केयरफुल होकर मॉनिटर करके लगाना है कि फ्लूइड ओवरलोड ना हो जाए बॉडी के अंदर। उसके बाद है जी वैसो एक्टिव मेडिकेशन आ जाती है, वैसो प्रेसर इसके अंदर भी देंगे, नॉरएपिनेफ्रिन जो कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगी, क्योंकि ब्लड वेसल्स ऑलरेडी डायलेट हो चुकी हुई हैं, तो इनको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंप्रूव होगा। उसके बाद आ जाता है जी एट्रोपिन आ जाती है। एट्रोपिन जो है ये भी हम पेशेंट को दे सकते हैं, ये ब्रेडिकार्डिया के लिए, यानी हार्ट रेट उसका कम हुआ हो तो उसको बेहतर करेगी बाय ब्लॉकिंग द पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स। पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स जो है इसके अपोजिट होता है, ठीक है, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो ये उसको एक्टिवेट तो सिंपैथेटिक को होना चाहिए, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक यहाँ पे एक्टिवेट हुआ हुआ है, तो ये फिर पैरासिम्पैथेटिक को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। टेम्परेचर मैनेजमेंट का मतलब ये है कि बॉडी का टेम्परेचर, क्योंकि इसमें भी देख रहे थे कि प्रॉब्लम आ रही थी, तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मैनेज करेंगे, ठीक है। पेशेंट विद द न्यूरोजेनिक शॉक में भी प्रोन टू हाइपोथर्मिया, तो कहते हैं जो न्यूरोजेनिक शॉक के पेशेंट थे इनका ज़्यादातर टेम्परेचर कम हो जाता है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग पेशेंट की आपने करनी है, उसके वाइटल साइंस को देखना है, ब्लड प्रेशर को देखना है, हार्ट रेट, रिस्पिरेटरी रेट को भी मॉनिटर करना है आपने। उसके बाद आ जाता है जी ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग काज के न्यूरोजेनिक शॉक जिसकी वजह से भी हुआ है, उस काज को आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, उसको ट्रीट करना है, विच में इंक्लूड मैनेजिंग स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, ठीक है, और अदर कंडीशन अफेक्टिंग द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो कहते हैं कि अगर स्पाइनल कॉर्ड की वजह से है तो उसको इस इंजरी को आपने मॉनिटर करना है, इसको ट्रीट करना है, या किसी और वजह से जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डैमेज हुआ है, अफेक्ट हुआ है, उसको आपने ट्रीट करना है। उसके बाद क्लोज ऑब्जर्वेशन आ जाता है। क्लोज ऑब्जर्वेशन में यह है कि इसका न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करना है, यानी नर्वस सिस्टम को आपने बार बार जो है वो असेस करना है, चेक करना है, ठीक है, एंड मॉनिटरिंग द साइन फॉर द साइन ऑफ डिटोरिएशन और इम्प्रूवमेंट। तो आपने चेक करना है, क्योंकि स्टूडेंट ये न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट भी एक अलग टॉपिक है, ठीक है, कि इसमें हम जो है वो कैसे पेशेंट का न्यूरोलॉजिकली चेकअप करते हैं। डॉक्टर अक्सर आपने देखा होगा कि जो है पेशेंट के रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, ठीक है,
हाथों पे, पैरों पे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर डॉक्टर कोई कीज़ वगैरह पकड़ के तो पेशेंट की जो है वो पाँव पे या हाथों पे उसको रब करते हैं। वो देख रहे होते हैं कि पेशेंट का नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। चुटकी काट के देखते हैं पेशेंट को, ठीक है, थपथपा के देखते हैं कि पेशेंट को फ़ील हो रहा है या नहीं फ़ील हो रहा है, ठीक है। इस तरह के, या नीडल प्रिक करके देखते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेक की जाती हैं न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में। तो ख़ैर ये असेसमेंट भी आपने करनी है। फिर उसके बाद ये है कि इससे हमें आइडिया होगा कि पेशेंट के जो साइन्स हैं वो बेहतरी की तरफ गए हैं, डिटोरिएशन में गए हैं या बेहतर हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है जी आईसीयू केयर। कहता है कि इसमें भी हम लोगों ने न्यूरोजेनिक शॉक के केस में भी आपने मॉनिटरिंग करनी है आईसीयू के अंदर, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, प्रॉम्प्ट इसके अंदर इंटरवेंशन जो है वो की ज़रूरत होती है। पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर आपने स्टेबलाइज करना होता है, उसके सिंपैथेटिक टून को आपने रीस्टोर करना है, और इसके अलावा अंडरलाइन काज को आपने फाइंड आउट करके ट्रीट करना है। उसके बाद कहते हैं कि मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में भी वेरी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज एंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। इसमें भी सारी बात है स्टूडेंट, अगर जो शॉक है, ठीक है, वो अगर तो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, ठीक है, तो फिर उस हिसाब से आपने सारी बात है जो ट्रीटमेंट है उसको भी थोड़ा बहुत चेंज करना है। तो जो फैक्टर्स हैं या फिर जो कंडीशन है पेशेंट की, उस हिसाब से थोड़ी सी मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज भी क्या होंगी, चेंज होंगी। नेक्स्ट आ जाता है जी प्रिंसिपल ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। चैप्टर नंबर 13 है। सीपीआर के कुछ प्रिंसिपल हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको जो है वो देखें। चलते हैं। तो सीपीआर बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है बेसिकली ये, ठीक है। तो लाइफ सेविंग टेक्निक है जिसको इमरजेंसीज में यूज़ किया जाता है व्हेन एन इंडिविजुअल हार्ट बीट और ब्रीथिंग है स्टॉप, ठीक है। अब ये टेक्निक कब अप्लाई की जाती है, जब पेशेंट सांस ना ले रहा हो या फिर उसका जो है हार्ट बीट ना कर रहा हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में एक दफ़ा सीपीआर ज़रूर पेशेंट को दिया जाता है। फिर उसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, सीपीआर देने के। तो इसमें सबसे पहले है जी असेसमेंट एंड सेफ्टी, ठीक है। असेसमेंट एंड सेफ्टी का मतलब ये है कि जब पेशेंट जो जो पर्सन सीपीआर दे रहा है और जो पेशेंट है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द का अपने माहौल को असेस करना है कि जो इन्वायरमेंट है वो सेफ है या नहीं है, ठीक है। इंश्योर योर सेफ्टी, अपनी सेफ्टी को पहले इंश्योर करें एंड द सेफ्टी ऑफ द विक्टिम, पेशेंट की सेफ्टी को देखें बिफोर स्टार्टिंग सीपीआर स्टार्ट करने से पहले। असेस द इन्वायरमेंट फॉर द पोटेंशियल हैजर्ड, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को आप एक दफ़ा अच्छे से जायजा ले लें। उसके बाद आ जाता है जिसे चेक रिस्पॉन्सिवनेस, टैप द विक्टिम एंड शाउट लाउडली टू चेक फॉर द रिस्पॉन्सिवनेस। कहते हैं कि आपने ना पेशेंट को थपथपाना है, ठीक है। उसके बाद आपने तेज़ी से जो है ना ऊंची आवाज़ में थोड़ा सा शाउट करना है ताकि पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक कर सकें। इफ़ द पर्सन इज अनरिस्पॉन्सिव, अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो आपने फिर जो है ना इस कंडीशन में मेडिकल असिस्टेंस के लिए कॉल करनी है। ओपन द एयर, फिर पेशेंट का आपने जो है ना वो place the person on their back and open the airway by tilting the head backward and lifting the chin। अब कहते हैं कि इसमें पेशेंट को अपने बैक पे लेटाना है, ठीक है, इसके एयरवे को ओपन करना है, हेड को पीछे की तरफ टिल्ट करना है और उसकी चिन को ऊपर को उठाना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि उसको सांस लेने में आसानी होगी। चेक फॉर द ब्रीथिंग, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, देखना है, लुक लिसन एंड फील, ठीक है। यानी पेशेंट को देख के असेस करना है कि उसका जो है वो ब्रीथिंग कर रहा है या नहीं। इसको हम एब्डोमेन की मूवमेंट से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, चेस्ट की मूवमेंट से भी चेक कर सकते हैं, लिसन सुन भी सकते हैं, ठीक है, कि आप उसका जो है ना अपने कानों के थ्रू जो है नाक के पास या जो है ना वो आप सुनेंगे, ठीक है। फील करने का मतलब ये कि आप पेशेंट की नाक के पास कोई पेपर रख दें, ठीक है, तो उससे अगर पेपर वाइब्रेट करता है, हिलता है आगे पीछे, तो फिर आइडिया है कि पेशेंट जो है वो ब्रीथिंग कर रहा है, ठीक है। उसकी नॉर्मल ब्रीथिंग को रूल आउट करेंगे। अगर पर्सन ब्रीथ नहीं कर रहा, ठीक है, या फिर उसकी ब्रीथिंग में एबनॉर्मेलिटी आ रही है, तो फिर उसमें आपने जो है ना सीपीआर स्टार्ट करना है। अब सबसे पहले आ जाता है जी चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन में कह रहा है कि स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन बाय प्लेसिंग द हील ऑफ वन हैंड ऑन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपने कंप्रेशन स्टार्ट करना है बाय प्लेसिंग द हील ऑफ वन हैंड। हील यहाँ पे स्टूडेंट मतलब आप कह लें कि गलत ही लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हील मतलब पाम आप कह लें कि जो पाम है हाथ की हथेली आपने जो है ना पेशेंट की चेस्ट के ऊपर रखनी है ऑन द सेंटर ऑफ द चेस्ट एंड लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। स्टर्नम यानी जो मिड की जो आप कह लें कि बून है, ठीक है, रिब केज की जो मिड की बून है या फिर जहाँ से हमारी सांस की नाली गुजर रही होती है, ठीक है, उसके दरमियान से, ठीक है। एंड द अदर हैंड ऑन द टॉप, और जो दूसरा हाथ है वो पहले वाले हाथ के ऊपर रख के आपने जो है ना वो सीपीआर को स्टार्ट करना है। कंप्रेशन देनी है। कंप्रेस द चेस्ट एटलीस्ट 2 इंचेस डीप एट द रेट ऑफ 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि चेस्ट को आपने कंप्रेस करना है एटलीस्ट 2 इंच तक, ठीक है, 2 इंच तक आपने उसको डीपली दबाना है पेशेंट को, और 100 से लेके 120 कंप्रेशन पर मिनट में, 1 मिनट के अंदर जो है ना वो आपने कोशिश करनी है, मतलब इतनी रैपिडली आपने ये काम करना है कि 100 से 120 कंप्रेशन देनी है और 2 इंच
तक जो है ना वो आपका का कंप्रेशन जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर बाकी यहाँ पे जो है वो गाइडेंस के लिए लिंक दिया हुआ है वीडियो का, ठीक है। तो ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके मज़ीद जो है वो सीपीआर की टेक्निक को देख सकते हैं। उसके बाद है जी रेस्क्यू ब्रीथ्स आफ्टर 30 चेस्ट कंप्रेशन, 30 कंप्रेशंस देने के बाद गिव 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स। पेशेंट को आपने जो है वो फिर 2 दफ़ा आपने उसको जो है ना वो सांस आर्टिफिशियली देना है, ठीक है। इंश्योर अ गुड सील ओवर द पर्सन माउथ एंड प्रोवाइड ब्रीथ ओवर 1 सेकेंड ईच। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि तो इसमें फिर क्या है कि आपने जो है ना पेशेंट का मतलब ओरली जो है ना पेशेंट को मतलब इसको ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट करना है। यानी कि एक पर्सन जो है, ठीक है, जो कि पेशेंट है, और जो दूसरा पर्सन जो कि सीपीआर परफॉर्म कर रहा है, वो क्या करे कि 30 कंप्रेशंस के बाद जो है वो अपने मुंह से जो है ना वो पेशेंट के मुंह में जो है वो नॉर्मल जो है वो सांस डाले, ठीक है। मतलब ये ना हो कि पेशेंट जो सीपीआर देने वाला है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो पर्सन के मुंह में जो है वो हवा डाले, ऐसा नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल जो है वो नॉर्मल जैसे ब्रीथिंग करते होते हैं इसी तरीके से जो है ना वो आपने रेस्क्यू ब्रीथ जो है ना पेशेंट को प्रोवाइड करना है। 1 सेकंड में 1 दफ़ा ब्रीथ और अगले सेकंड के अंदर दूसरी दफ़ा जो है पेशेंट को ब्रीथ करना है। उसके बाद है जी साइकिल्स ऑफ कंप्रेशन एंड ब्रीथ्स। अब इसमें कहते हैं कि कंटिन्यू साइकिल ऑफ 30 चेस्ट कंप्रेशन एंड फॉलोड बाय द 2 रेस्क्यू ब्रीथ। अब यहाँ पे ये फिर कह रहा है कि जब एक साइकिल पूरा हो जाएगा फिर उसके बाद आपने दोबारा से 30 जो है कंप्रेशन देनी है पेशेंट को, ठीक है। और उसके बाद फिर 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स आपने देनी है अनटिल द मेडिकल इमरजेंसी अराइव, या फिर जो है जब तक कोई मेडिकली हेल्प नहीं आ जाती या फिर पेशेंट जो है वो खुद से ब्रीथिंग करना स्टार्ट नहीं कर देता। उसके बाद कहता है कि AEDU इफ़ आई यूज़ इफ़ अवेलेबल। अब ये AEDU बेसिकली एक स्टूडेंट डिवाइस होता है जो कि हार्ट रेट को हार्ट की बीटिंग को जो है वो प्रमोट करता है, स्टार्ट करवाता है, ठीक है। इफ़ एन ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर इज़ अवेलेबल यूज़ इट एज सुन एज पॉसिबल। तो कहते हैं कि अगर AED आपके पास अवेलेबल है तो आपने इसको जो है ना जितना जल्दी होता है उतना जल्दी आपने इसको जो है ना यूज़ करना है। नेक्स्ट आ जाता है जी कंटिन्यूस असेसमेंट, कंटिन्यूसली असेस द पेशेंट पर्सनस रिस्पॉन्सिवनेस। इसमें ये कह रहा है कि आपने कंटिन्यूसली जो पेशेंट का रिस्पॉन्स को भी चेक करना है, उसकी ब्रीथिंग देखनी है, उसकी सर्कुलेशन देखनी है कि पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, उसके अंदर ब्लड जो है वो स्टार्ट हुआ है, फ्लो करना स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। पेशेंट का रिस्पॉन्ड आपने चेक करना है, यानी बार बार पेशेंट को हिला के आपने देखना है, पूछना है, ठीक है। मोडिफाई सीपीआर एफर्ट एज नीडेड बेस्ड ऑन द पर्सन कंडीशन। कहते हैं कि सीपीआर जो है वो आपने एफर्ट्स को जो है वो मतलब बढ़ा लेना है अगर पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए। उसके बाद है जो टीम कोऑर्डिनेशन इफ मल्टी रेस्क्यूअर्स। कहते हैं कि टीम कोऑर्डिनेशन का मतलब ये कि अगर एक से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, जो कि जो है वो इस सारे एरिए इस जगह पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। ठीक है, तो इन सिचुएशन विद द मल्टीपल रेस्क्यूअर कोऑर्डिनेट एफर्ट टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड अनइंटरप्टेड सीपीआर। ये मतलब ये कि अगर एक जगह पे ज़्यादा लोग मौजूद हैं, ठीक है, तो ये ना हो कि एक पर्सन अभी कंप्रेशन दे रहा है और अभी एक साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ तो दूसरा पर्सन आ जाए कि मैं देता हूँ, ठीक है। तो ये काम नहीं करना, एक पर्सन को जो है वो काम करने देना है ताकि जो है वो सीपीआर अच्छे तरीके से परफॉर्म हो सके। डू नॉट इंटरप्ट कंप्रेशंस, मिनिमाइज इंटरप्शन ड्यूरिंग चेस्ट कंप्रेशन टू मेंटेन ब्लड फ्लो टू द वाइटल ऑर्गन। अगेन वही बात कर रहा है कि जो अब एक दफ़ा आपने कंप्रेशन स्टार्ट की हुई है उसको बार बार जो है वो आप इंटरप्ट ना करें, ठीक है, ताकि जो है वो ब्लड फ्लो ऑर्गन्स तक पहुंच सके। उसके बाद है जी अडोप्टेशन फॉर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के कुछ स्पेशल कंडीशंस है उसके अंदर जो है ना आपने कुछ हालात को देखते हुए जो है वो कुछ कंडीशंस को अडॉप्ट करना है। कहता है कि जैसे अडॉप्ट करें सीपीआर को फॉर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस सच एज इन्फेंट प्रेग्नेंट वुमेन आर ड्राइंग विक्टिम्स। तो कहते हैं कि जो है जैसे छोटे बच्चे हैं या फिर प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या फिर ड्राइंग विक्टिम्स का मतलब ये कि कोई पर्सन जो डूब रहा है, ठीक है, तो उसके लिए सीपीआर टेक्निक्स जो है ना थोड़ी सी आपको चेंज करना पड़ेगी। अब यहाँ पे उसने जो है वो एक हमें वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। इस वेबसाइट के लिंक को आप जो है वो क्लिक करके तो इसमें जो है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है ये उनकी ये बेसिकली मतलब लिंक है उनका, ठीक है, जिसमें अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन मतलब इसका नेम है। और ये क्या करते हैं कि चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं कंडीशंस के लिहाज से। और लोकल रिससिटेशन काउंसिल्स जो है मतलब आप यहाँ से जो है ना गाइडलाइंस लेते रहें, कंडीशन जैसे जैसे मतलब वेरी करती हैं उस हिसाब से। और सीपीआर प्रोटोकॉल में भी अपडेटेड पीरियडिकली, ठीक है। तो सीपीआर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कहते हैं कि वक्त के साथ साथ अपडेट होते रहते हैं। ट्रेनिंग इन द सीपीआर इज हाईली रिकमेंडेड फॉर इंडिविजुअल टू इंश्योर प्रॉपर टेक्निक एंड कॉन्फिडेंस इन रिस्पॉन्डिंग टू कार्डिक इमरजेंसी। अब कहते हैं कि सीपीआर की जो टेक्निक है, ट्रेनिंग है, ठीक है, वो कहता है कि रिकमेंड की जाती है इंडिविजुअल्स को ताकि वो जब सीपीआर परफॉर्म करना हो तो वो कॉन्फिडेंटली जो है कार्डिक इमरजेंसीज में इस चीज़ को परफॉर्म कर सकें। तो नेक्स्ट है जी असेसमेंट ऑफ न्यू बॉर्न।
तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है। तो स्टूडेंट असेसमेंट ऑफ न्यू बॉर्न ये है कि जब बेबी पैदा होता है, ठीक है, तो उसके कुछ मतलब फ़ौरन बाद ही, कुछ मिनट्स के बाद ही जो है एक असेसमेंट परफॉर्म की जाती है, जिसमें देखा जाता है कि बेबी जो है वो नॉर्मल है या नहीं है, मतलब उसके हेल्थ जो है, उसकी जो बॉडी की डेवलपमेंट है वो सही हुई है या नहीं हुई, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन में देखते हैं कि न्यू बॉर्न असेसमेंट जो होता है एक क्रिटिकल प्रोसेस होता है, परफॉर्म शॉर्टली, जो कि परफॉर्म किया जाता है शॉर्टली आफ्टर द बर्थ के फ़ौरन बाद, टू इवेल्युएट द ओवरऑल बेबी हेल्थ, बेबी की हेल्थ को एवेल्यूएट करने के लिए, या फिर आइडेंटिफाई एनी पोटेंशियल इशू, कि कोई और बॉडी के अंदर कोई इशू तो नहीं है बेबी के। तो की कंपोनेंट ऑफ द असेसमेंट, यानी कि यहाँ पे अब आपके सामने एक टेबल होगा, एक स्कोर है जिसको हम एबगार स्कोर कहते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने बेबी को जो है वो असेस करना होता है। अब कहते हैं कि एबगार इज़ अ क्विक असेसमेंट परफॉर्म्ड एट 1 and 5 minutes आफ्टर द आफ्टर बर्थ, ठीक है। 1 मिनट और 5 मिनट्स के बाद जो है ये परफॉर्म किया जाता है। इट इवेल्यूएट द न्यू बॉर्न हार्ट रेट, इसमें जो है हम एवेल्यूएट करते हैं, जायज़ा लेते हैं बेबी के हार्ट रेट का, रिस्पिरेटरी एफर्ट का, मसल स्टोन का, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी एंड स्किन कलर, यानी देखेंगे हम बेबी का जो है वो हार्ट रेट ठीक है या नहीं ठीक, रिस्पिरेटरी रेट ठीक है या नहीं ठीक, बच्चा सांस ले रहा है या नहीं ले रहा, उसके मसल्स की कंडीशन कैसी है, मसल की टून कैसी है, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, यानी कि अगर बेबी को अगर पिंच किया जाए तो वो उससे इरिटेट होता है, कोई रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता, ठीक है। उसके बाद स्किन कलर आ जाता है कि बेबी का स्किन कलर पिंक है, रेड है, वाइट है, किस तरह का है, ब्लू है, तो ये जो है स्किन कलर चेक करेंगे। असाइनिंग का स्कोर फ्रॉम 0 to 10, ठीक है, तो उसी हिसाब से हम फिर जो है ना वो स्कोरिंग कर रहे होते हैं। अगर तो बेबी का हार्ट रेट बिल्कुल ठीक है तो फिर हमने उसको 1 स्कोर देना होता है, और अगर नहीं ठीक तो फिर हम उसको 0 स्कोर देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि एबगार स्कोर हेल्प गेज द बेबीज इनिशियल वेलबींग, तो कहते हैं कि एबगार स्कोर जो है वो हमें एक इंडिकेशन देता है बेबी की इनिशियल वेलबींग के लिए कि बेबी हेल्दी है या ठीक है। अब एबगार स्कोर के अंदर स्टूडेंट ये जो वर्ड होता है, ठीक है, ये इंडिकेशन करता है एक्टिविटी को, कि बेबी एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। पी से पल्स होता है, बेबी की पल्स चल रही है या नहीं चल रही। जी से ग्रिम्स होता है, ग्रिम्स का मतलब ये है कि जैसे रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी शो करता है कि नहीं शो करता है, कि अगर आप बेबी को पिंच करते हैं, जेंटली पिंच करते हैं, तो कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। अपेरेंस देखते हैं कि बेबी की ओवरऑल अपेरेंस कैसी है। रेस्पिरेशन देखते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन में मतलब उसका ब्रीथिंग देखेंगे कि बेबी नॉर्मली ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा। अपेरेंस में मतलब उसका स्किन कलर देखेंगे, मसल की टोन वगैरह देखेंगे हम, ठीक है। और डॉक्टर्स और स्टूडेंट नर्सेज होती हैं, ये एबगार स्कोर को यूज़ करती हैं बेबी की हेल्थ को एवेल्यूएट करने के लिए। अब इसके बाद वाइटल साइंस यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, कि वाइटल साइंस जैसे हैं हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, टेम्परेचर है, ठीक है, ये हमने एवेल्यूएट करना होता है। नॉर्मल जो हार्ट रेट होता है न्यू बॉर्न बेबी का, वो 120 से लेकर 160 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है। ऐसे तो अडल्ट के अंदर 72 बीट्स पर मिनट है, लेकिन जो बेबीज़ होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, इनके अंदर ये ज़्यादा होता है, 120 से लेकर 160 बीट होता है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन है, फिजिकल एग्जामिनेशन हम परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम बेबी की ओवरऑल अपीयरेंस देखते हैं, हेड सर्कमफेरेंस देखते हैं। हेड सर्कमफेरेंस का मतलब देखते हैं कि हम हेड का साइज़ देखते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये 33 से लेकर 37 सेंटीमीटर तक होता है, और इसको हम मेजरिंग टेप के थ्रू जो है ना मेजर करते होते हैं। उसके बाद वेट देखते हैं, बेबी का लेंथ देखते हैं, ठीक है, हाइट मतलब उसकी देखते हैं, स्किन कलर या फिर कोई भी अब नॉर्मेलिटी तो नहीं है फिजिकली, इसको रूल आउट किया जाता है। उसके बाद स्किन असेसमेंट आ जाती है। स्किन असेसमेंट में स्किन का कलर चेक करना, ठीक है। असेसिंग फॉर द साइन ऑफ साइनोसिस, ठीक है, साइनोसिस को हमने चेक करना होता है। साइनोसिस का मतलब ये होता है कहीं स्किन ब्लूइश तो नहीं हो रही। ब्लूइश होने का मतलब ये है कि ब्लड की सप्लाई बेबी की बॉडी में या इस एरिया किसी एक एरिया में कम है, ठीक है। तो जो ब्लूइश होती है स्किन, उसको हम साइनोसिस कहते हैं। ब्लूइश टिंट मतलब ब्लूइश निशान पड़ जाते हैं। पेलर यानी कि येलोइश तो नहीं है, जॉन्डिस तो नहीं है, यानी कि अगर पेल होगी तो मतलब इंडिकेशन है कि बेबी को जॉन्डिस होने का जो है वो एक इंडिकेशन मौजूद है। उसके बाद कहते हैं कि नोट एनी बर्थ मार्क रैशेज आर लेगिन, के बेबी की बॉडी पे देखेंगे कोई बर्थ मार्क वगैरह प्रेजेंट है, कोई रैश तो नहीं है, कोई जख्म लेगिन वगैरह तो नहीं है। उसके बाद आ जाता है जी हेड एंड फोंटेनेले से आ जाता है, यानी अब बेबी के हेड का मुआयना करना है हम लोगों ने। एग्जामिन द फोंटेनेले सॉफ्ट स्पॉट ऑन द बेबीज हेड। स्टूडेंट फोंटेनेले हम बोलते हैं बेबी का जो सामने से हेड होता है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर, मतलब फोरहेड से पीछे वाला जो एरिया होता है जो कि सॉफ्ट होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो फोंटेनेले को हम लोगों ने सॉफ्टली चेक करना है, ठीक है। दे शुड बी सॉफ्ट एंड फ्लैट, ठीक है, सॉफ्ट होना चाहिए और फ्लैट होना चाहिए। ना तो ज़्यादा डीप हो और ना ये उभरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। एवेल्यूएट हेड सर्कमफेरेंस, सर का जो है वो सर्कमफेरेंस यानी टोटल
हेड कितना, इनकी चौड़ाई क्या है, ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। चेकिंग फॉर मोल्डिंग, ठीक है, फिर हम लोगों ने जो है वो हेड को, गर्दन को इन साइडों पे टिल्ट करके देखना है। फिर उसके बाद आ जाता है जी शेपिंग ऑफ द हेड ड्यूरिंग द पैसेज थ्रू द बर्थ कैनाल के, बर्थ ड्यूरिंग बर्थ जो है वो बेबी की हेड की शेप ठीक है या नहीं ठीक रही। उसके बाद आइज़ को, ईयर को, नोज़ को और माउथ को, फिर हमने देखना है कि इन एरियाज़ में, इन जो है ऑर्गन्स में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। फिर नेक है, नेक में हम लोगों ने नेक की सिमेट्री देखनी है, यानी नेक की शेप देखनी है। एंड प्रेजेंस ऑफ द क्लैविकल फ्रैक्चर के, जो क्लैविकल बोन है, ठीक है, जो कि नेक एरिया में लाया करती है, ठीक है, इसका कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, क्योंकि ये सॉफ्ट बोन होती है, पॉसिबिलिटी होती है इसके फ्रैक्चर होने की। चेस्ट एंड लंग्स को हम लोगों ने देखना है। ऑब्जर्व द चेस्ट मूवमेंट, चेस्ट की मूवमेंट्स को देखना है। लिसन टू द लंग साउंड्स, और जो लंग्स है, फेफड़ों की जो आवाज़ है, ठीक है, उसको हमने सुनना है। एवेल्यूएट फॉर एनी साइन ऑफ रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और अगर हमने देखना है कि ब्रीथिंग रेट या चेस्ट मूवमेंट कम है तो रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का कोई साइन तो नहीं प्रेजेंट, इसको चेक करना है कि बेबी नॉर्मली सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। उसके बाद हार्ट साउंड आ जाती है, ठीक है, आस्कल्टेट द हार्ट टू असेस फॉर नॉर्मल हार्ट साउंड एंड आइडेंटिफाई एनी मर्मर्स। तो हम लोगों ने स्टेथोस्कोप के थ्रू पेशेंट, जो बेबी है, उसको ऑस्कल्टेट करके उसकी हार्ट साउंड्स को सुनना है, ठीक है, और आइडेंटिफाई करना है कि कोई मर्मर्स का मतलब ये होता है कि कोई अनयूजुअल साउंड तो नहीं प्रेजेंट हार्ट की बीटिंग के दौरान। फिर उसके बाद एब्डोमेन आ जाता है बेबी की, एब्डोमेन यानी पेट का मुआयना करना है, ठीक है, पालपेट द एब्डोमेन फॉर डिस्टेंशन मैसेज आर एबनॉर्मलिटीज। बॉडी को जो है एब्डोमेन को पालपेट करके हम लोगों ने देखना है कि कहीं पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ तो नहीं है, कोई पेट में कोई मैस तो नहीं फील हो रहा, कोई और एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। फिर इसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, ठीक है, उसको असेस करना है फॉर द नंबर ऑफ वेसल्स, ठीक है, वेसल्स को देखने के लिए। अब इस एरिया के अंदर स्टूडेंट 2 आर्टरीज होती हैं और 1 वेन होती है, ठीक है, 3 मतलब टोटल वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो इसको हम लोगों ने असेस करना है। उसके बाद जेनिटेलियाज आ जाते हैं, ठीक है, जेनिटेलियाज में हम लोगों ने बेबी की जो ऑर्गन्स हैं, ठीक को, उसको असेस करना है और देखना है कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं प्रेजेंट। एक्सट्रीमिटीज़ आ जाती हैं जिसमें हम लोग आर्म्स को और लेग्स को देख रहे होते हैं, सिमेट्री देख रहे होते हैं कि इनकी तरतीब, लेग्स की अरेंजमेंट मतलब ठीक है, कहीं टांगे या बाजू टेढ़े तो नहीं है। फिर उसके बाद रेंज ऑफ मोशन, मोशन चेक करके देखनी है कि बॉडी टोटली मूवमेंट परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही। एंड द प्रेजेंस ऑफ द एक्स्ट्रा डिजिट, और या फिर हाथों की उंगलियों को देखना है कि कोई एक्स्ट्रा डिजिट तो बेसिकली प्रेजेंट नहीं है। फिर उसके बाद रिफ्लेक्सेस आ जाता है, कुछ जो है रिफ्लेक्सेस हैं स्टूडेंट जो कि बेबी के चेक करने होते हैं, जो कि नॉर्मली बर्थ के टाइम पे समटाइम प्रेजेंट, मतलब समटाइम क्या बल्कि प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये होने भी चाहिए, अगर ना हो तो इंडिकेशन होती है कि कोई एबनॉर्मलिटी की का चांस हो सकता है, जिसमें मोरो रिफ्लेक्स आ जाता है, सकिंग रिफ्लेक्स आ जाता है, ग्रास्प रिफ्लेक्स आ जाता है। कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे हैं जो कि कुछ टाइम के बाद जाके डेवलप होते हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो एट द बर्थ प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे मोरो रिफ्लेक्स है, मोरो रिफ्लेक्स में बेसिकली कि जैसे इन्वायरमेंट में कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी सडन शोर होता है या कोई मूवमेंट होती है तो बेबी उस कंडीशन में क्या रिस्पॉन्ड करता है। सकिंग रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि बेबी को जो है वो सक करना आता है या नहीं आता, ठीक है, जैसे फीडर वगैरह या निपल वगैरह को वो सक कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद ग्रैस्प रिफ्लेक्स आ जाता है कि बेबी अपने फिंगर के साथ किसी चीज़, अपने हाथ के साथ कोई चीज़ को ग्रैस्प कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन ये जो है ये थोड़ा रिफ्लेक्स जो है कुछ टाइम के बाद डेवलप होता है, लेकिन ये चेक करने होते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ। उसके बाद है जी ब्लड ग्लूकोज लेवल आ जाता है, इसमें ग्लूकोज का लेवल चेक करना होता है ताकि देख सकें कि हाइपोग्लाइसीमिया में तो नहीं बेबी जा रहा। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ये कि शुगर लेवल कम तो नहीं हो रहा बेबी का। उसके बाद आ जाता है जी रिससिटेशन ऑफ न्यू बॉर्न। रिससिटेशन में क्या होता है कि बेसिकली अब ये भी हमारे पास एक इमरजेंसी जो है कंडीशन होती है, सेट ऑफ इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं जो कि परफॉर्म्ड ऑन अ न्यू बॉर्न, और न्यू बॉर्न के लिए ये परफॉर्म किए जाते हैं। हु इज़ नॉट ब्रीथिंग और ब्रीथिंग इनएडिक्वेटली, यानी कि बेबी पैदा हुआ है लेकिन या फिर बर्थ के बाद किसी भी वक्त जो है वो बेबी ब्रीथ नहीं कर रहा या उसका सांस सही तरह से नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में हम लोगों ने रिससिटेट करना होता है बेबी को। उसके बाद कहता है जी नेक्स्ट यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किए हुए रिससिटेशन के। सबसे पहले इनिशियल पॉइंट आ जाता है, इनिशियल स्टेप आ जाता है, उसमें असेसमेंट आपने करनी है कि उसका एबगार स्कोर जो है वो चेक करना है एट 1 and 5 मिनट, ठीक है, 1 और 5 मिनट के ऊपर। और उसके बाद है जी स्टिमुलेशन चेक करनी है, जेंटली स्टिमुलेट द बेबी बाय ड्राइंग एंड रबिंग द बैक टू इनकरेज ब्रीथिंग, बेबी की बैक के ऊपर, ठीक है, उसको रब करना है बेबी को, ठीक है, और स्टिमुलेट करना है कि बेबी जो है वो ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन ऐसा करने से रब
करने से क्या होगा कि बेबी के अंदर ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है वो इनक्रीज होगा। नेक्स्ट आ जाता है जी पोजिशनिंग। पोजिशनिंग में यह है कि पोजिशन द बेबी ऑन अ वार्म ड्राई सरफेस, बेबी को जो है वो ड्राई और वार्म सरफेस पर रखें विद द हेड स्लाइटली एक्सटेंडेड टू ओपन, यानी हेड थोड़ा सा ऊपर की तरफ होना चाहिए कि मुंह जो है वो खुल जाए, ठीक है, और एयरवे जो है वो क्लियर होना चाहिए। क्लियरिंग द एयरवे, एयरवे को क्लियर करें। इफ़ देयर इज़ मिकोनियम, मिकोनियम स्टूडेंट बोलते हैं जो बेबी बर्थ के बाद पहला स्टूल पास करता है, ठीक है, उसको, कि अगर कोई मिकोनियम तो एयरवे में नहीं है, माउथ में तो नहीं है या नोज में तो नहीं है, उसको शुड बी क्लियर, उसको क्लियर करना चाहिए प्रॉम्प्टली। एंड सक्शनिंग में भी नेसेसरी, और बेबी की सक्शनिंग करनी चाहिए, ठीक है। सक्शनिंग में क्या होता है कि हम एक जो है वो बैलून लाइक एक डिवाइस होता है, उसके थ्रू जो है बेबी के पाथवे को, एयरवे को क्लियर करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी असेसमेंट ऑफ द ब्रीथिंग। ब्रीथिंग को असेस करना है, अगर बेबी ब्रीथ नहीं कर रहा है या फिर इनएडिक्वेट उसकी ब्रीथिंग है तो फिर हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो है वो इनिशिएट करेंगे। अब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पीपीवी बेसिकली क्या है कि इसमें यहाँ पे इसका सारा प्रोसीजर ये डायग्राम में ये देखें दिखाया हुआ है कि एक जो है डिवाइस के थ्रू हम बेबी की ब्रीथिंग बेसिकली स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब इसके स्टेप देखते हैं कि एडमिनिस्टर पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथ यूजिंग अ बैग मास्क डिवाइस, यानी कि ये जो डिवाइस है इसको हम क्या कहते हैं, बैग मास्क डिवाइस कहते हैं, ठीक है, जो कि आर एन एंडोट्रैकियल ट्यूब, या फिर एंडोट्रैकियल ट्यूब जो है वो हम जो है सांस की नली के थ्रू या नाक के थ्रू या माउथ के थ्रू उसको पास करते हैं इफ नेसेसरी, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो आपने यूज़ करनी है। इंश्योर अ एडिक्वेट सील ड्यूरिंग मास्क वेंटिलेशन, कहता है कि टोटली उस वक्त कोशिश आप करें कि जो जब आप ये बैग मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उस वक्त बेबी का टोटली जो माउथ है वो सील हो जाए, ठीक है, ताकि जो है वो वेंटिलेशन में उसको टोटली एयर जो है वो लीक ना हो, बाहर की तरफ ना जाए, लेकिन बेबी के मुंह के अंदर जाए। Ensure an adequate seal during the mask ventilation and use appropriate pressure to achieve chest rise, ठीक है, यानी कि आपने जो है वो पॉजिटिव प्रेशर के साथ जो है वो बेबी को जो है पंप के थ्रू, बैग मास्क के थ्रू जो है वो आपने वेंटिलेट करना है, ठीक है। तो उससे ये होगा कि पॉसिबिलिटी है कि बेबी के जो लंग्स हैं वो खुद ब खुद जो है ना वो ब्रीथ करना शुरू करते हैं और चेस्ट हमें जो है ना उसमें मूवमेंट नज़र आएगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये देखें कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इससे हम पंप करेंगे तो एयर प्रेशर एक पैदा होगा जो कि इस डिवाइस के थ्रू, इस मास्क के थ्रू जो है वो अंदर जाएगा लंग्स में, जाके वो एक दबाव पैदा करेगा जिसकी वजह से जो है हमारे जो बेबी के लंग्स हैं, ठीक है, वो हवा की वजह से थोड़े मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है, और जिसकी वजह से चेस्ट के अंदर भी मूवमेंट भी डेवलप होगी। जेंटली पीपीवी बैक स्क्वीज, ठीक है, उसको जेंटली आपने स्क्वीज करना, बहुत शिद्दत के साथ भी नहीं, क्योंकि इससे भी डैमेज, बेबी के लंग्स के जो वेजल्स हैं डैमेज होने का चांस हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप प्रेशर दे देंगे। अलाउ लंग्स टू इनफ्लैट एंड डिफ्लैट एट द सेफ रेट, ठीक है, कि लंग्स जो हैं वो टाइमली इनफ्लैट भी करें और डिफ्लैट भी करें। उसके बाद कहते हैं कि चेस्ट कंप्रेशन आ जाता है इफ़ द हार्ट रेट रिमेन लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, अगर बेबी का स्टिल जो है वो हार्ट रेट 60 बीट से कम रह रहा है, ठीक है, तो डिस्पाइट एडिक्वेट वेंटिलेशन चेस्ट कंप्रेशन में भी इनिशिएटेड, तो फिर आपने जो है उस कंडीशन में वेंटिलेशन को स्टॉप कर देना और चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर लेनी है। परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन अलॉन्ग विद द वेंटिलेशन इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, कहता है कि कोऑर्डिनेटेड मैनर में, यानी कि वेल ट्रेनिंग के साथ जो है ये आपने कंप्रेशन स्टार्ट करनी है। अब इसमें ये देखें यहाँ पे जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है, ठीक है, कि आपने जो है ना फिंगर्स के साथ तो बेसिकली जो है वो 30 कंप्रेशंस देने हैं बेबी के चेस्ट के ऊपर। उसके बाद आ जाता है जी इफ़ पीपीवी इज़ नॉट इफेक्टिव, अगर जो है पीपीवी इफेक्टिव नहीं है, आर देयर आर कंसर्न अबाउट द एयरवे कंट्रोल, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन में भी परफॉर्म, तो उस कंडीशन में फिर हम जो है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करेंगे, यानी एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो डालेंगे। मेडिकेशन में आ जाता है कि मेडिकेशन सच एज एपिनेफ्रिन जो है वो भी हम एडमिनिस्टर करेंगे इन स्पेसिफिक सिचुएशन फॉलोइंग द एस्टैब्लिश गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस को यूज़ करते हुए एपिनेफ्रिन बेबी को देंगे। फॉर मोर कम्प्लेक्स केसेस एडवांस प्रोसीजर लाइक चेस्ट कंप्रेशन मेडिकेशन एंड एडवांस एयरवे मैनेजमेंट में भी रिक्वायर्ड, कहते हैं कि जो पेचीदा केस है उन कंडीशन में आप चेस्ट कंप्रेशन के साथ मेडिकेशन और फिर एयरवे को क्लियर करने के लिए कोई ना कोई मैनेजमेंट जो है वो करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी पोस्ट रिससिटेशन केयर। रिससिटेशन के बाद कहते हैं कि वंस द बेबी स्टार्ट ब्रीथिंग, जब बेबी ब्रीथिंग स्टार्ट करेगा या फिर शो साइन ऑफ स्टेबलाइजेशन, यानी कि बेबी बेहतर हो रहा है, नज़र आ रहा है कि स्किन कलर उसका इंप्रूव हो रहा है, चेस्ट के अंदर मूवमेंट शो हो रही है, ठीक है, तो ऑनगोइंग केयर इंक्लूड मॉनिटरिंग, तो उसके बाद जो आपने मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है, बेबी के वाइटल साइंस को देखना है, उसका टेम्परेचर देखना है, फिर उसको सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करनी है। इट इज़ एसेंशियल टू नोट दैट द न्यूनेटल रिससिटेशन रिक्वायर अ टीम बेस्ड अप्रोच, ठीक है, यानी कि ये टीम बेस्ड अप्रोच है, टीम बेस्ड टेक्निक है, एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड बी ट्रेंड, और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो ट्रेंड होना चाहिए एंड फेमिलियर विद द स्पेसिफिक प्रोटोकॉल इन प्लेस एट द
एट देयर सिचुएशन। और यहाँ पे मतलब ये कह लें कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर या पूरा जो स्टाफ है वो ट्रेन होना चाहिए, ठीक है। हर तरह की वो टेक्निक के साथ जो है वो नॉलेज हो उसको हो, ठीक है। क्योंकि बेबीज़ जो हैं वो बिल्कुल ही अभी आप कह लें कि उनके अंदर उस तरह से डेवलपमेंट नहीं होती, बॉडी उनकी उतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो किसी भी किस्म का एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो बियर कर सकें। तो इस कंडीशन में जो है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का ट्रेंड होना मस्ट होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।